पवन खेड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। हमने देखा कि किस तरीके से अभी हिमाचल में एक खेल हो गया, सारा खेल खराब हो गया। तो क्या चल रहा है सर? ये लोग जानना चाहते हैं कि कांग्रेस इस मुल्क की सबसे पुरानी सियासी पार्टी है और फिर ये गलतियां कहां हो रही हैं। मतलब इतने मजबूत लीडर्स हैं, आप लोग दिल्ली में बैठे हैं, तो फिर कैसे जो सूबे के सियासी समीकरण है वो बिगड़ जाते हैं? तो गलती तो उनसे हुई जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा हिमाचल में, और उनको इस गलती का एहसास कल और आज में हो गया होगा। हमारे में से कुछ लोग भी वो गलती का शिकार हुए, उन्होंने भी गलती की तो उन्हें हमने डिस्क्वालीफाई स्पीकर ने कर दिया। तो मुझे लगता है कि एक सोते हुए शेर को ये बार बार अगर जगाने की कोशिश करते हैं तो जब शेर जाग जाएगा तो मैं आपको वादा करता हूं ये पूरा ये जिसको आप लोग चाणक्य बोलते हो वो और उनका जो बड़ा भाई है, छोटा भाई मोटा भाई, दोनों भाग जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। सर ये बताइए, चूंकि हमारा जो है वो प्रोग्राम का नाम भी या जो कॉन्क्लेव उसका नाम ही मिशन 2024 है, और कांग्रेस जो है वो लंबे वक्त से हर कोई पॉलिटिकल पार्टी, मगर जाहिर तौर पर दूसरी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है इस वक्त रूलिंग पार्टी के सामने, जद्दोजहद कर रही है। 2014 के बाद से 19 में हमने देखा बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। अब किस तरीके से, चूंकि सामने वालों ने एक टारगेट दे दिया है, और कांग्रेस तो ये भी कहती है, बहुत सारे लीडर्स कहते हैं कि वो टारगेट पब्लिक के लिए नहीं है, लीडर्स के लिए है, वो टारगेट तो मशीनरी के लिए है, सिस्टम के लिए है। अब की बार एनडीए 400 बार, और अब की बार मोदी, तीसरी बार फिर मोदी सरकार, और बीजेपी जो है वो 370 प्लस। जाहिर तौर पर 370 का मतलब क्या वो सारी दुनिया जानती है। कांग्रेस कहां अपने आप को और इंडिया ब्लॉक कहां अपने आप को जो है खड़ा महसूस कर रहा है? साहब शोर मचाने वाले लोग, इनको शोर मचाने दीजिए, इन्हें और कुछ आता ही नहीं। ये सरकार में भी शोर मचाते हैं, ये सियासत में भी शोर मचाते हैं, ये मीडिया पर भी शोर मचाते हैं, और दूसरी तरफ हम हैं चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, अपने अलायंसेस बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बना दिया, दिल्ली में बना दिया, पंजाब में हम नहीं बना रहे, गुजरात में बना दिया, हरियाणा में बना दिया, और जम्मू कश्मीर में बना दिया। तो हम अपना काम कायदे से करते चले जा रहे हैं। इनको नारे देने दीजिए। इस बार इस नारे की पोल खुलने वाली है। ये सिर्फ नारों से सरकारें चलाना जानते हैं, नारों से सियासत करना जानते हैं, हम काम करना जानते हैं और इस बार दिखाएंगे। ठीक है, मगर ये भी सच है कि वेस्ट बंगाल में अभी तक बात नहीं बन पाई है। वेस्ट बंगाल में संघर्ष में है इंडिया ब्लॉक, और नीतीश कुमार के टूटने से, और नीतीश कुमार वो थे जो सूत्रधार थे एक तरीके से इंडिया ब्लॉक के, तो जाहिर तौर पर वो चले गए, और वो उनके जाने पे हालांकि बहुत सारे लोगों को हैरानी नहीं हुई, मगर कांग्रेस को क्या हैरानी हुई थी, या कांग्रेस भी पहले से जानती थी कि ये सब होने वाला और इसीलिए उनको कन्वीनर नहीं बनाया गया था? हैरानी हुई है और ना कोई नुकसान हुआ है। मुझे लगता है, हम सबको लगता है, हमारे और अलायंस पार्टनर्स को लगता है कि फायदा ही हुआ है। अगर कोई घर का भेदी बनकर उधर खबरें देता रहे तो उससे तो बेहतर है वहीं चला जाए, और समय पर ही अगर ये बात खुल जाए तो और अच्छा है। तो मुझे लगता है इसमें कोई, मैं इसे नुकसान नहीं मानता। अच्छा हुआ, सही वक्त पे वो चले गए। आपको लगता है जो पार्टी लोग छोड़ करके जा रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं? देखिए वो गलत है, हमारे साथ तो हमें अच्छा नहीं लगा कि एक काबिल नेता इस तरह से छोड़ के चले जाएं, खास तौर पे वो नेता जिसको पूरी पहचान इस पार्टी ने दी। पूरा जो राजनीतिक वजूद है वो इस पार्टी की वजह से है। अगर वो चले जाते हैं तो कुछ मजबूरियां रही होंगी। अब उन मजबूरियों पर तो मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। आप भी समझते हैं, सब समझते हैं, आपके दर्शक भी समझते हैं कि आज की तारीख में सियासत में कोई अगर पलट जाता है तो क्या मजबूरियां होती हैं। कोई डर होता है, कभी ईडी होती है, कभी सीडी होती है, अलग अलग कारण होते हैं। हम पढ़ रहे थे अभी 2-3 दिन पहले, इस बात का लगातार जिक्र हो रहा है कि भाई अगर लीडर्स को संभाल करके नहीं रख रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो नया यात्रा का फिर मतलब क्या है? क्योंकि पार्टी के लीडर्स ही वो छोड़ करके जा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा, जिनके खानदान का, जिनकी फैमिली का 55 साल का रिश्ता था पार्टी से, अशोक चौहान, उधर जो है वो राजस्थान से एक बड़े लीडर थे, मतलब जो है वो चले गए छोड़ करके, और वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, वो असेंबली में भी रहे हैं, और वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय। एक के बाद एक बड़े लीडर्स का छोड़ करके जाना, देखिए ठीक है, ये बात कहना मतलब एक आसान है कि भाई ईडी और सीबीआई और एजेंसीज का खेल है, मगर हर जगह तो ये खेल नहीं होता। कई बार लीडर्स इस तरह की शिकायतें करते हैं कि उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती उतनी, या उनको तवज्जो नहीं मिलती। और एक बार शिकायत तो आप भी कर चुके हैं कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। तो क्या उन लोगों की तपस्या में कुछ कमी रह गई जो छोड़ करके जाते हैं? एक बात बताइए जनाब, जिनका अभी आप नाम ले रहे थे कि वो मंत्री भी रहे, एमपी भी रहे, तो किसने बनाया? पार्टी ने बनाया ना। अगर मंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, फिर रिस्पेक्ट कैसे नहीं मिली? रिस्पेक्ट मिली ना तभी तो बने। रही बात मेरी, तो मैंने तो अपने आप से शिकायत करी। मैंने ये थोड़ी बोला कि उन्होंने कुछ गलत किया, मैंने कहा मेरे में कुछ कमी थी और मैं कमी पूरी करने में लगा हुआ हूं। उसमें क्या गलत है मुझे नहीं समझ में आता।
अब आप बोलते हैं साहब अपने नेताओं को हम संभाल नहीं पाते। अगर मेरे मोहल्ले में चोरियां बढ़ती हैं तो आप मुझे गाली देंगे या आप पुलिस को बोलेंगे साहब एक्शन लीजिए, उस मोहल्ले में चोरियां बहुत हो रही हैं? इस केस में पुलिस जनता है, जनता एक्शन लेने को तैयार है। 2024 जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें ये जो पुलिस है, हमारी जनता है, ये ऐसे चोरों को पूरा सबक सिखाने को तैयार है। मैंने पहले ही सवाल किया था, उधर तो 370 और 400 प्लस, इंडिया या फिर कांग्रेस का क्या टारगेट है? हम सरकार में आने वाले हैं। ये जो जनता को तय करना है वो मैं तय करके बैठ जाऊं, मेरे में तो इतना घमंड और गुरूर नहीं है जितना नरेंद्र मोदी में है। 400 पार। अरे आप कौन है भाई? आपसे पहले भी लोग प्रधानमंत्री बने थे। इतना घमंड, इतना गुरूर, इतना गुमान तो किसी को नहीं था। आपके बाद में भी बनेंगे। हम तो जनता को सब कुछ मानते हैं। जनता हमें चुनेगी, जनता बदलाव चाहती है, जनता चाहती है कि न्याय मिले, किसान चाहता है न्याय मिले, नौजवान चाहता है न्याय मिले, महिलाएं चाहती हैं न्याय मिले। हर घर में, हर रसोई में न्याय की पुकार हो रही है और वो न्याय की पुकार हमने सुनी है। हम न्याय दिलवाने आ रहे हैं। यह यात्रा भी निकल रही है और वो जाहिर तौर पर मणिपुर से शुरू हुई और मणिपुर से जो है वो शुरू करने के पीछे भी एक मकसद था। जब भी राहुल गांधी कुछ बोलते हैं पूरे ही मतलब यानी जितने भी मरकजी वजीर हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी डायरेक्ट जो है वो पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर अटैक किया था, तो जाहिर तौर पर उनको सीरियसली तो ले रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि दम नहीं है यात्रा में पहले की। और एक शिकायत और सुनी है हमने वो कांग्रेस वालों की तरफ से कि भारत जोड़ो जो यात्रा थी उसके मुकाबले भारत जोड़ो नया यात्रा का जो रीच थी डिजिटल के जरिए, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए वो रीच घटा दी गई। क्या ये सच है? देखिए किस तरह से फेसबुक को पर दबाव डाला जाता है, ट्विटर पे दबाव डाला जाता है। आप ही की बिरादरी के लोगों ने, पत्रकारों ने इस पर खुलासा किया है। ट्विटर ने तो खुद बताया कि उन पर कैसे दबाव आता है सरकार की तरफ से। तो आने दीजिए दबाव। लोग समझ चुके हैं, लोग जान चुके हैं कि राहुल गांधी तो कोशिश करते रहे, कोविड से लेकर नोटबंदी से लेकर हर मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी आवाज उठाई। लेकिन अगर जो सत्ता में बैठे हैं वो अपना कान बंद करके बैठ जाएं, फिर जनता बोलती है, और जब जनता बोलती है तो हुजूर सबको सुनना पड़ता है। वो नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, उनको भी सुनना पड़ेगा। आने वाली है जनता की आवाज, 3 महीने में जनता बोलेगी, और जब जनता बोलेगी तो आप देखिएगा फिर किस किस को क्या क्या सुनाई देता है। प्राइम मिनिस्टर लगातार परिवारवाद को लेकर के जो है वो सवाल उठाते हैं और पार्लियामेंट में भी उन्होंने बोला, और वो जितनी भी सभाएं कर रहे हैं वो लगातार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि पार्टी के असल चीफ जो हैं वो राहुल गांधी हैं, फैसले वो कर रहे हैं, खड़गे साहब नहीं कर रहे हैं। सच्चाई क्या है वो पवन खेड़ा जी से लोग जानना हमें ये चाहते हैं। बताइए, हमारी पार्टी में ये क्यों इतना बोलते हैं, दखल करते हैं? हम भी जानते हैं नड्डा जी कुछ नहीं कर सकते बेचारे। जब इलेक्शन बीजेपी हार जाती है, नड्डा जी को सामने कर दिया जाता है। यूं बोलने को अध्यक्ष है, निर्णय कौन लेता है? शाह और शहनशाह। अब शाह और शहनशाह तो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन निर्णय वही लेते हैं। हमारे यहाँ हमारे अध्यक्ष, चुने हुए अध्यक्ष, वोटों के जरिए, मैंने भी वोट दिया था उन्हें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। वो निर्णय लेते हैं। हम सब उनकी सहायता करने के लिए बैठे हैं। अगर उन्हें कोई इनपुट चाहिए, और वो हमारी यहाँ की परंपरा है कि सलाह सबसे ली जाती है, हम सबसे सलाह ली जाती है और निर्णय खड़गे साहब लेते हैं। तो इसमें इन्हें क्या आपत्ति है, मुझे नहीं समझ में आता। रही बात परिवारवाद की, तो जब भी मोदी जी परिवारवाद पे बोलते हैं, क्या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोल रहे हैं? क्या वो मिलिंद देवड़ा पर हमला बोल रहे हैं? क्या वो राजनाथ सिंह जी के पुत्र पंकज सिंह पर हमला बोल रहे हैं? क्या वो जय शाह पर हमला बोल रहे हैं? क्या वो अनुराग ठाकुर पर हमला बोल रहे हैं? हमें नहीं मालूम, उनसे पूछिए। उनके यहाँ परिवारवाद तो बहुत है। उनके यहाँ परिवारवाद की तो मैं लिस्ट अगर आपको भेज दूं तो आप हैरान हो जाएंगे, हमारे यहाँ तो इतने नहीं है। अच्छा साहब, ये किसानों का बड़ा मसला चल रहा है और एमएसपी की गारंटी जो है, कानूनी गारंटी देने की बात की है। खड़गे साहब ने भी, पहले राहुल गांधी ने कहा और फिर खड़गे साहब भी बोले कि नहीं हम ऐसा कर रहे हैं। सवाल ये पूछते हैं लोग, भाई यूपीए की भी हुकूमत थी और स्वामीनाथन कमेटी बनाने वाले आप लोग थे, और फिर बहुत सारी चीजें उसकी लागू की गई मगर पूरी नहीं की गई। अभी तक भी सिर्फ 23 फसलें ऐसी है जिस पर एमएसपी मिलती है। तो क्या ये भी जुमला साबित होगा, या फिर जो है सचमुच जो है कांग्रेस बड़ी ईमानदारी के साथ किसानों के साथ ये वादा कर रही है कि नहीं आएंगे तमाम जितनी भी चीजें हैं, चूंकि बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी पड़ने वाला है। अलग अलग फिगर्स हैं, कोई 15 लाख करोड़ बता रहा है, कोई 25 लाख करोड़ बता रहा है। आर्थिक बोझ तो पड़ेगा जी। नंबर 1, स्वामीनाथन कमीशन की 201 सिफारिशें थी, उनमें से 175 हम लागू करके गए। हम हार गए। उसके बाद इनकी सरकार को भी उतने ही साल हुए जितने हम सरकार सत्ता में थे। 10 साल में 25 लागू कर पाए, 26 भी नहीं लागू कर पाए। पूछिए इनसे क्यों? हमने 10 साल में 175 लागू कर दी ना।
ये क्यों नहीं कर पा रहे अपने 10 साल में? सिर्फ 26 तो छोड़ के गए थे इनके लिए, क्यों नहीं कर रहे? और ये गारंटी राहुल गांधी की है, मल्लिकार्जुन खड़गे की है, कांग्रेस पार्टी की है। लोग जानते हैं कि ये पत्थर की लकीर होती है, अगर राहुल गांधी ने कुछ कह दिया तो। हमारी पार्टी में तो हम डरते हैं कि राहुल गांधी अगर कुछ कह देंगे तो ये तो होके रहेगा, और उन्होंने कह दिया और खड़गे जी ने भी कह दिया, मोहर लग गई, फिर देखिए क्या होता है। एक वापस में वही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो जिक्र चल रहा है, वो उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजर रही थी, मगर अभी राहुल गांधी को कहीं बाहर जाना पड़ा, कोई जो है एक लेक्चर के लिए। ये वोट में कितना कन्वर्ट कर पाएगी ये यात्रा, वोटर्स पे कितना असर डाल पाएगी? क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं, और आपकी पार्टी के ही लीडर भी ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं ऐसे, और जो है फारूक अब्दुल्ला बोल चुके हैं कि राहुल गांधी भीड़ तो खींचते हैं मगर उसको वोट में तब्दील नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि राम मंदिर का बड़ा मुद्दा है, वो राम मंदिर का जिक्र बार बार करते हैं। और ये मैं बीजेपी वालों से भी पूछ रहा था, बीजेपी के जो नेशनल स्पोक्स पर्सन थे जफर इस्लाम साहब, उनसे भी मैंने पूछा था कि भाई आपके पास बताने के लिए, कहते तो है कि बहुत मतलब जो है डेवलपमेंट का काम हुआ है, मगर बताने के लिए वही ट्रिपल तलाक, वही मंदिर, वही सीएए, एनआरसी या यूसीसी, मुसलमानों के इश्यूज को ही लेकर के आते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब ये इशू आते हैं तो कांग्रेस कहां अपने आप को पाती है? दूसरा ये कि राहुल गांधी सड़कों पर हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं, नौजवान भी आ रहे हैं, नौजवानों से बड़े वादे भी वो कर रहे हैं, क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे वो तमाम लोग जो आते हैं? जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाए थे तब भी लोगों ने पूछा था कि इससे अंग्रेज चले जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, अरे क्या इससे अंग्रेज चले जाएंगे? दांडी सत्याग्रह, अरे क्या बात कर रहे हैं, इससे अंग्रेज चले जाएंगे? गए ना। ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, जो राहुल गांधी सड़क पर कर रहे हैं, या जो हम लोग अलग अलग जगह पर कर रहे हैं, इन सब का मिला जुला असर यही होगा कि देश को इस शासन से, इस अंधेरे से निजात मिलेगी। आवश्यक है कि मिलेगी, जरूरी है मिलेगी। मैंने पहले ही कहा कि भाई जैसे जैसे आम इंतखाबात आगे बढ़ रहे हैं, नजदीक आते जा रहे हैं, तो वही हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कि क्या इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाला है ये इलेक्शन? पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है, और आपके ही बहुत सारे लीडर्स हैं जो बयान देते हैं। ये बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं, बार बार हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं बेरोजगारी पे कोई सवाल ना पूछ ले। क्यों एक घंटे में, एक दिन में दो दो बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों एक दिन में दो दो किसान आत्महत्या कर रहे हैं? ये सवाल बड़े खतरनाक हैं। क्यों इतनी महिलाओं के खिलाफ क्यों इतना अत्याचार और पाप बढ़ गए, क्राइम्स बढ़ गए, अपराध बढ़ गए? ये सवालों से डरते हैं। जो सवालों से डरते हैं वो पाकिस्तान को आगे करते हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ सवाल भी ले लिए जाए पब्लिक के। बहुत सारे लोग हैं जिनके जहन में जो है आपको लेकर के, यानी कांग्रेस को लेकर के कुछ डाउट्स भी हैं, कुछ क्लियर भी करना चाहते हैं, या तेलंगाना को लेकर के भी, चूंकि एक बात ये भी हो रही थी कि भाई तेलंगाना में कोई मतलब एमएलए नहीं जीत पाया मुस्लिम कांग्रेस से, तो फिर किसको वजीर बनाया जाए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तेलंगाना हैदराबाद से बोल रहा हूँ। पवन साहब, ये बोलना ये था कि हमारे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जो है, जो उनके बड़े जो लीडर्स है, अगर कोई कांग्रेस से मुसलमान एमएलए अगर खड़ा होता है तो उसको एक मुसलमान होने की वजह से उसको फुल सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, वो ये कह रहे हैं साहब कि मतलब अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो उसको सपोर्ट नहीं मिलती, मतलब जो है वो हिंदू वोट नहीं करते हैं। तो ये जो ये एक प्रॉब्लम है, मतलब ये अक्सर ये बात सुनने को आती है, और सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है, ये समाजवादी भी इस तरह की शिकायत करती है, जो मुस्लिम लीडर्स हैं सब जगह के देश भर में। मुसलमान तो वोट दे देते हैं सेकुलर पार्टीज को, मगर मुस्लिम कैंडिडेट को अक्सर ये शिकायत रहती है कि उनको वोट नहीं मिलते। यही दिखाता है कि समाज आज किस मोड़ पर आ गया, कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे साहब? संविधान उनको भी हक देता है, बराबरी का हक है उनका। तो ये बात तो अब हम सबको एक मुझे लगता है आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि पूरे तेलंगाना में कांग्रेस से एक भी मुसलमान नहीं जीता। ये अच्छी बात नहीं है। ये आने वाले दिनों में जो अंधेरा बढ़ता जा रहा है समाज में, ये वो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ, जिनका ये एक्सपेरिमेंट पिछले कई दशकों से चल रहा था, कहीं ये सफल तो नहीं हो रहे। तो ये हमें इसको किसी ना किसी तरीके से रोकना होगा कि साहब हिंदू मुसलमान बंद करिए, असली मुद्दों पर आइए, और सरकार को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी मुद्दों पर लाना होगा। मेरा नाम अब्दुल सत्तार मुजाहिद है, हैदराबाद और मुस्लिम लीग से बिलोंग करता हूं। मेरा एक सवाल है, हालिया इलेक्शन में हमने भी कांग्रेस का साथ दिया। ये और बात है कि तेलंगाना में कांग्रेस ने जिन 5 उम्मीदवारों को टिकट दी थी वो पूरे नाकाम रहे, लेकिन उसके बाद एक मौका आया था परसों, एमपी के 2 सीट्स जो बगैर किसी इसके मुंतखब हुए,
उम्मीदवार, अगर उसमें से कांग्रेस यकीनन अगर मुसलमानों को भला चाहती तो एक एमपी दे सकती थी, इसमें कोई रुकावट नहीं थी। अच्छा, जो एमएलसी दिया गया है वो गवर्नर कोटे में है और वो एक मसला अदालत में है, अगर उसको एमएलए कोटे में देते वो भी मुंतखब हो सकते थे। पवन जी, उनका सवाल ये था कि कई बार जो है वो मुस्लिम तबके को मायूसी हाथ लगती है राज्यसभा के नाम पर, और असेंबली जो है मतलब ये जो जैसे एमएलसी का कहीं था यहाँ पर भेजा गया, मगर वो गवर्नर के थ्रू भेजा गया, वो मामला कोर्ट में चला गया। तो ऐसे मौकों पर मायूसी हाथ लगती है। कांग्रेस भी अगर मायूस करेगी तो फिर ये तबका कहाँ जाएगा? पिछले राउंड में जब राज्यसभा हुई थी तो इमरान प्रतापगढ़ी जी को राज्यसभा भेजा गया, इस राउंड में नासिर भाई को फिर से रिपीट किया गया। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी इस तरह से नहीं देखती कि मुसलमान है तो नहीं दिया जाए या हिंदू को ही दिया जाए। हमारे मन में इस तरह की बात दूर दूर तक किसी के मन में नहीं आती। सेकंड लास्ट ये है कि आप चूंकि मीडिया के चेयरमैन हैं, जो मीडिया डिपार्टमेंट है विभाग है कांग्रेस का, और ऐसा लोग कहते हैं कई बार मीडिया में जब जिक्र होता है, चर्चा होती है कि बीजेपी के मुकाबले पिछड़ जाते हैं आप लोग, और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कोई प्रेशर भी होगा, जैसे पहले ही जिक्र हुआ है फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब और तमाम जितने भी साइट्स हैं उन पर। तो क्या स्ट्रेटजी है मिशन 2024 को लेकर के मीडिया के हवाले से? स्पष्ट है, आप जैसे जो चैनल्स हैं जो किसी दबाव में नहीं आते, वो हमारे दबाव में भी नहीं आते, किसी और के दबाव में भी नहीं आते, तो ऐसे चैनल्स में हम अपनी आवाज रखते हैं। बिल्कुल रखना जरूरी है, और लोगों को सुनाई देती है। ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं सुनाई देती, लोग आपका चैनल बहुत दिल से देखते हैं, मुझे मालूम है। तो ऐसे कई लोग हैं आज भी जो पत्रकारिता को जिंदा रखे हैं, उन लोगों से हम अपनी बात रखते हैं उनके सामने। एक आखिरी सवाल ये कि इस मुल्क के मुसलमानों को, खास तौर से तेलंगाना और साउथ के मुसलमानों को, और जो भी टेलीविजन पर आपको देख रहे हैं, क्या कुछ पैगाम देंगे पवन खड़ा साहब? घबराइए मत, डरिए मत, ये अंधेरा जाने वाला है, रोशनी आएगी, फिर से आएगी। हिंदुस्तान में जैसे हम लोग पहले रहते थे फिर से वैसे ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।